अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में गुंदकुत कबीले में पहुंचता है और हाइमा खातून को बताता है कि कबीले की ख़वातीन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। ये सुनकर हाइमा खातून सख्त परेशान हो जाती हैं और हलीमा और गुंदज के बारे में पूछती हैं। गुंदकुत कहता है उनके बारे में कोई खबर नहीं है हाइमा वालदा, अर्तुल साहब खुद उनकी तरफ गए हैं। फिर गुंदकुत सिपाहियों को आवाज़ देकर कहता है अपने घोड़े तैयार करो। इतने में कबीले का ढोल बजता है। एक घोड़ा गाड़ी कबीले में पहुंच गई थी जिसमें गुंदज जख्मी हालत में मौजूद था। हाइमा खातून उसे उठा लेती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। कुछ देर बाद हकीम अर्तुग भी वहां पहुंच जाता है और गुंदज को उठाकर खेमे के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद एक दफ़ा फिर कबीले का ढोल बजता है। बामसी और दूसरे सिपाही दुआन को जख्मी हालत में लेकर कबीले पहुंच गए थे। कबीले के लोग एक दफ़ा फिर परेशान हो जाते हैं। फिर बानो जिजिक भागती हुई उसके पास पहुंचती है और कहती है अपनी आंखें खोलो दुआन। लेकिन दुआन बेहोशी की हालत में था। फिर दरवेश इसाक कहता है हमें दुआन को लेकर जाने दें ताकि हम इसका इलाज कर सकें। फिर वह दुआन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले का एक जख्मी सिपाही जावेदार कबीले में पहुंचता है ताकि उन्हें वाक़े के बारे में इतला दे सके। सरदार जानदार वाक़े के बारे में सुनकर चौंक जाता है और असलहान के बारे में पूछता है। सिपाही कहता है डाकुओं ने हलीमा सुल्तान के साथ साथ असलहान खातून को भी अगवा कर लिया है। अर्तुल साहब डाकुओं के पीछे गए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको इतला दे दूं। फिर जानदार अपने सिपाही कुतलूजा को हुक्म देता है फौरन सिपाही इकट्ठे करो और जल्द से जल्द उनके पीछे जाओ। फिर दोनों सिपाही बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जानदार आलियार से पूछता है उराल कहाँ है। आलियार कहता है भाभी ने कहा है कि वो कोनिया गए हैं बाबा। जानदार कहता है उराल का कोनिया में क्या काम था जब यहाँ शैतान हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। आलियार कहता है मैं नहीं जानता बाबा, मैंने सुना है कि वो किसी अहम आदमी से मुलाकात करने गए हैं। दूसरी तरफ अर्तुल चलते चलते डाकुओं के पास पहुंच जाता है। एक आदमी आहिस्ता से फ्रांसिस्को को कहता है वो आ रहा है, हमें इसको इधर ही ख़त्म कर देना चाहिए। फ्रांसिस्को कहता है नहीं, ये वाक़या सिर्फ एक अगवा बराए तावान लगना चाहिए क्योंकि हमारा मालिक यही चाहता है। इसके अलावा तावान से हम अमीर हो जाएंगे। इसके बाद अर्तुल आते ही उसके 4-5 आदमियों को मार देता है। इस लड़ाई के दौरान कुछ आदमी अर्तुल पर एक जाल फेंक देते हैं जिससे वो बेबस हो जाता है और वो अर्तुल को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर फ्रांसिस्को अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। अर्तुल कलमा शहादत पढ़ने लगता है लेकिन फिर फ्रांसिस्को रुक जाता है और कहता है तुम इतने ही बहादुर हो जितना मैंने सुना था। अर्तुल पूछता है औरतें कहाँ हैं। फ्रांसिस्को कहता है वो तब तक महफूज हैं जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ। अर्तुल पूछता है तुम क्या चाहते हो कमीने। फ्रांसिस्को कहता है 1000 सोने के सिक्के। तुम अकेले आओगे और अगर कोई छुप कर तुम्हारे पीछे आया तो मैं औरतों को मार डालूंगा। अर्तुल कहता है अगर तुमने उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। फ्रांसिस्को कहता है कल दोपहर को तुम यहाँ सोना लेकर आओगे, मेरे आदमी तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। फिर अर्तुल कहता है हलीमा को बता देना कि गुंदो जिंदा है और यह भी बताना कि मैं उस शख्स को मार दूंगा जिस किसी ने भी उसके साथ ये किया है। इसके बाद फ्रांसिस्को और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हनली बाजार में सिमोन सख्त गुस्से में फिलिप से पूछता है सुल्तान के जासूस को हमारी जगह का कैसे पता चला। फिलिप कहता है हो सकता है हमारे अंदर कोई मुखबिर हो। सिमोन कहता है जिन 4 लोगों को इस बारे में पता था उन्होंने कसम खाई हुई है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है फिलिप। मारिया कहती है इसका इशारा तुर्गुत की तरफ है जनाब सिमोन। फिलिप कहता है हाँ। मारिया कहती है ये नामुमकिन है, वो पूरा दिन काम करता है, मैं हर वक्त उसे देखती रहती हूँ। इसके अलावा उसे इस तहखाने के बारे में नहीं पता। फिलिप कहता है हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते मारिया। इतने में पैतरोस वहां पहुंचता है और कहता है उस्ताद सिमोन, काई कबीले की औरतों पर डाकुओं ने हमला कर दिया है जो बाजार की तरफ आ रही थीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये करने वाला फ्रांसिस्को है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अकेला इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। सिमोन कहता है उसके पीछे कोई और है, लाजमी उराल का इसमें हाथ होगा। मारिया कहती है अगर अर्तुल को सच का पता चल गया तो फिर क़यामत टूट पड़ेगी। सिमोन कहता है अब वक्त आ गया है कि दोनों कबीलों में जंग करवा दी जाए, हमें यह साबित करना होगा कि इसके पीछे उराल है। मारिया तुम तुर्गुत के पास जाओ, मैं उसे साथ लेकर काई कबीले जाऊंगा। मारिया पूछती है कबीले क्यों। सिमोन कहता है देखते हैं कि फिलिप का उस पर शक कितना सही है। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने कमरे में वर्जिश करने में मसरूफ था। इतने में मारिया अंदर दाखिल होती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कबीले की औरतें जो बाजार की तरफ आ रही थीं उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। दरअसल मारिया उसको चेक करना चाह रही थी
کہ ترگت کا کیا رد عمل ہوگا۔ پھر ماریا کہتی ہے حلیمہ اور اسلحان خاتون اغوا ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر ترگت چونک جاتا ہے، لیکن پھر اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے کہتا ہے میں بالکل حیران نہیں ہوا، ارطغرل ایک دفعہ پھر اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ پھر ماریا کہتی ہے اس کا بیٹا گندز بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ترگت سخت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کہتا ہے ارطغرل کے ساتھ وہی ہوا جس کا وہ قابل تھا، لیکن مجھے اس کے بیٹے کا افسوس ہے۔ پھر ماریا کہتی ہے سمن بھائی قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ ترگت کہتا ہے میں ارطغرل کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ماریا کہتی ہے لیکن میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ تم جاؤ، اس طرح ارطغرل کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ ترگت کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو ماریا، میرے غصے کی وجہ سے تمہارے بھائی کا کام خراب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف فرانسسکو غار میں پہنچتا ہے تو حلیمہ اس پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن فرانسسکو اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے تم نے میرے بیٹے گندز کو مار دیا ہے، مجھے بھی مار دو۔ فرانسسکو کہتا ہے اگر تم اس کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہتی ہو تو اچھے طریقے سے رہو۔ یہ سن کر حلیمہ کچھ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے گندز زندہ ہے۔ پھر فرانسسکو کہتا ہے باندھ دو ان کو۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل گندز کا علاج کرنے کے بعد اسے بستر پر لٹا دیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور حکیم ارطغرل سے پوچھتا ہے میرا بیٹا کیسا ہے ارطغرل بھائی؟ حکیم کہتا ہے میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے ارطغرل صاحب، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ جب یہ ہوش میں آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنے خیمے میں آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر حکیم ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ پھر آئمہ خاتون ارطغرل سے پوچھتی ہیں حلیمہ کی کیا خبر ہے؟ ارطغرل کہتا ہے انہوں نے دونوں کو چھوڑنے کے بدلے 1000 سونے کے سکے مانگے ہیں والدہ۔ آئمہ خاتون پوچھتی ہیں وہ کون تھے؟ ارطغرل کہتا ہے یہ زمینیں غداری سے بھری پڑی ہیں والدہ، لیکن جس کسی نے بھی یہ کیا ہے میں اس کو ضرور تلاش کروں گا اور اس کے پھیپڑے باہر نکال دوں گا۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے جاندار صاحب اور الیار صاحب آئے ہیں۔ ارطغرل اٹھ کر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے۔ جاندار اس سے گلے ملتا ہے، پھر ارطغرل انہیں بیٹھنے کو کہتا ہے۔ جاندار کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارطغرل صاحب، ان کا ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کام تھا؟ ارطغرل کہتا ہے انہوں نے تاوان کے لیے ان کو اغوا کیا ہے اور 1000 سونے کے سکے مانگے ہیں۔ جاندار کہتا ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ سارا تاوان میں بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے جاندار صاحب، کوئی بھی ڈاکو اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے کہ اس علاقے کے 2 سب سے طاقتور قبیلوں کو کھلے عام للکار سکیں۔ جاندار کہتا ہے پہلے ہم تاوان بھر کے اپنی عورتوں کو بچا لیں، پھر ہم شکار کر کے ان کو کچل دیں گے اور ان کے اصل ارادے بھی جان لیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے جاندار صاحب، آپ کا شکریہ۔ پھر جاندار کتلو جا کو سونا لانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر الیار کہتا ہے اگر ان کا اصل ارادہ یہ ہوا کہ سونا لے کر آپ کو مارنا ہے تو پھر ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے وہ ایسا ضرور کریں گے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے اورال صاحب نظر نہیں آ رہے؟ جاندار کہتا ہے وہ کونیا گیا ہے، کل واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف سعد الدین جنگل میں ایک جگہ موجود تھا۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچتا ہے اور سعد الدین کا ہاتھ چومتا ہے۔ سعد الدین اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے تم ٹھیک میرے کھانے کے وقت پر پہنچے ہو اورال، آج میں نے خود کھانا تیار کیا ہے۔ پھر ایک سپاہی کھانا لا کر سعد الدین کے آگے رکھ دیتا ہے۔ سعد الدین ایک چھوٹی سی بوٹی اتار کر اورال کے آگے پھینک دیتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے میں تمہیں ایک چیز واضح کر دوں کہ تمہاری ارطغرل کے ساتھ دشمنی اس حد تک پہنچ گئی ہے جو ہم دونوں کے حق میں نہیں ہے۔ اورال کہتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے امیر حضرت؟ سعد الدین کہتا ہے سلطان علاء الدین کی نظر میں ارطغرل کی جو قیمت ہے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اورال کہتا ہے میں جو جانتا ہوں اس کے مطابق ارطغرل بہت بڑی مصیبت ہے، جب سے وہ آیا ہے تب سے کوئی بھی سکون کا سانس نہیں لے سکا۔ سعد الدین کہتا ہے میں بھی ارطغرل کا اتنا ہی برا چاہتا ہوں جتنا تم چاہتے ہو، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ مسئلوں کو سکون اور اطمینان سے حل نہ کریں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اب جب سلطان نے کارا جیسر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور فتح کرنے کے بعد تمہیں پتا ہے کہ وہ کس کو ان زمینوں کا حکمران بنائیں گے؟ ارطغرل کو۔ یہ سن کر اورال پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے تم جلد جاویدار قبیلے کے سردار بننے والے ہو، اس لیے تمہیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا الیار کو تم پر ترجیح دیتا ہے، ایک طرف الیار اور دوسری طرف ارطغرل، کافی مشکل ہے تمہارے اوپر، لیکن تم پریشان مت ہونا، میں تمہیں جاویدار قبیلے کا سردار اور اس علاقے کا حاکم اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ چاہتے ہیں امیر حضرت۔ پھر سعد الدین کہتا ہے اب جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم ارطغرل کے ساتھ دشمنی ختم کر دو گے اور تم اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح پیش آؤ گے۔ اورال کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے بازار کا مالک سمن اور ترگت الپ آئے ہیں۔ ارطغرل اور باقی لوگ اٹھ کر باہر آ جاتے ہیں۔
सिमन कहता है, अर्तुल साहब, जानदार साहब, मैंने सुना है जो कुछ हुआ है। मैं आपकी मदद के लिए सब कुछ करूंगा। मेरे आदमी आपके लिए हाजिर हैं। अर्तुल कहता है, आपका शुक्रिया जनाब सिमन। फिर सिमन कहता है, मैं कारा जैसर के गवर्नर से भी मदद मांग सकता हूँ, अगर ज़रूरी हुआ तो वो अपने सिपाही भिजवा देंगे। जानदार कहता है, हम खुद इस मसले को देख लेंगे जनाब सिमन। फिर अर्तुल तुर्गत से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो तुर्गत? तुर्गत कहता है, मैं सिर्फ नेक ख्वाहिशात लेके आया हूँ। अर्तुल कहता है, तुम अपने रास्ते जाओ तुर्गत, मेरा तुम्हारे साथ कोई काम नहीं है। तुर्गत कहता है, ये सब कुछ ना होता अगर आप उन आदमियों के पीछे जाकर बदला लेते जिन्होंने हमारे सिपाहियों पर हमला किया था। अर्तुल कहता है, एक और लफ्ज़ भी मत कहना तुर्गत। फिर अर्तुल जाने लगता है तो तुर्गत पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत दर्द में हो अर्तुल साहब। मुझे हलीमा सुल्तान और गुंदुज का बहुत अफसोस है, लेकिन इस सब की वजह आप हो। ये सुनकर अर्तुल उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और उसे पकड़ लेता है। तुर्गत आहिस्ता से कहता है, उन्हें मेरी नीयत पर शक है अर्तुल साहब। फिर अर्तुल ड्रामा करते हुए उसे एक और मुक्का मारता है और कहता है, दोबारा कभी यहाँ मत आना तुर्गत। तुर्गत कहता है, इस दफ़ा मैं बख्शता हूँ क्योंकि मैंने कई साल आपके साथ गुजारे हैं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये कहकर तुर्गत वहाँ से जाने लगता है। सिमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्गत अपने घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। अर्तुल सिमन को कहता है, गद्दारी का मैं आदी हूँ सिमन, दोस्तों से दुश्मन ज्यादा हैं हमारे। ये कहकर अर्तुल अंदर चला जाता है और सिमन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ गार में फ्रांसिस्को अपने आदमी को कहता है, मैं जा रहा हूँ, होशियार रहना। ये कहकर वो चला जाता है। असलहान हलीमा को कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा हलीमा सुल्तान। हलीमा कहती है, आप सही कह रही हो असलान खातून, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। असलहान कहती है, रस्सियाँ बहुत सख्त हैं, पहले हमें इनको ढीला करना होगा। फिर वो दोनों रस्सियों से आज़ाद होने की कोशिश करने लगती हैं। दूसरी तरफ बानो जिजिक दुआन के पास पहुंचती है। दुआन अभी तक बेहोश था। बानो कहती है, मैंने कई साल तुम्हारा इंतजार किया, क्या प्यार में ऐसे होता है? हम दोनों इकट्ठे और खुश रहने वाले थे। फिर बानो जिजिक उसके सीने पर सर रख देती है। दुआन आंखें खोल देता है लेकिन खामोश रहता है। फिर बानो कहती है, कभी मैंने सोचा कि वो शहीद हो गया होगा, और कभी सोचा कि वो पकड़ा गया होगा, और फिर सोचा कि शायद वो मुझे भूल गया है। फिर दुआन बोल पड़ता है। बानो जिजिक खुश हो जाती है और उसका हाथ चूमती है। दूसरी तरफ सिमन का आदमी पेत्रोस अमांदा पर नजर रखे हुए था। इतने में फ्रांसिस्को वहां पहुंचता है। अमांदा पर्दे के पीछे फ्रांसिस्को के पास जाती है। फ्रांसिस्को कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है अमांदा, परिंदे पिंजरे के अंदर हैं, अब तुम्हारी बारी है। बाहर मारिया पेत्रोस को कहती है, क्या हो रहा है हसन, किसके पीछे हो तुम? पेत्रोस कहता है, फ्रांसिस्को अमांदा की दुकान में गया है। मारिया कहती है, इसका मतलब है उराल ने अमांदा को इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ अमांदा कहती है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ फ्रांसिस्को, तुम्हें उन सब को मारना होगा जब अर्तुल तावान की रकम तुम्हारे पास लाएगा। ये सुनकर फ्रांसिस्को गुस्से में आ जाता है और अमांदा की गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि इतनी कम कीमत में मैं ये काम करूंगा? मुझे बताओ कि इसके पीछे कौन है, वरना मैं तुम्हारा गला काट डालूंगा। अमांदा कहती है, उराल, सरदार जानदार का बेटा। फ्रांसिस्को कहता है, उराल को बताओ कि उसके काम की कीमत अब दुगनी हो गई है, वरना मैं उसका भी सर काट दूंगा। ये कहकर फ्रांसिस्को वहां से चला जाता है। रात को अर्तुल अपने बेटे के पास बैठा था। फिर वो अल्लाह से दुआ मांगता है, या अल्लाह तू ही देता है और तू ही लेता है, मेरे बेटे को मुझसे मत लेना, इस तरह के दुख से मेरा इम्तिहान ना लेना या अल्लाह। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।